यूएसए के फेडरल रिजर्व ने 4 साल से ज्यादा समय के बाद पहली बार जो रेट कट है उसे किया है। अगर सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे आरबीआई हर 2 महीने पे एक बैठक करती है एमपीसी की, जिसके बाद डिसाइड होता है कि रेपो रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो यही जो बेंचमार्क रेट अमेरिका में चलता है, इसको वहां की जो फेडरल रिजर्व है, मतलब जैसे अपने यहाँ आरबीआई वैसे वहां फेडरल रिजर्व, उसने इस रेट को पहली बार कट किया। आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, और इसी बड़ी बात को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इस रेट कट का जो इफेक्ट है वो इंडिया पे क्या पड़ेगा, इंडिया की करेंसी पे क्या पड़ेगा, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल की मार्केट पे क्या पड़ेगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो फेडरल रिजर्व है, इसकी जो एक पूरी बैठक होती है जिसको कहा जाता है FOMC, मतलब ये होती है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। इसकी बैठक होती है, इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं। तो उन 12 मेंबर की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसे 50 बेसिस पॉइंट से कम किया जाएगा। ऐसे समझ के रखिए कि 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। ये एग्जाम में भी सवाल पूछा गया हुआ है कि ये 50 बेसिस पॉइंट का परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो ऐसे 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि 0.5% का कट किया गया है। 4 साल से ये रेट आपके स्थिर ऐसे चल रहे थे, मतलब कम ही नहीं हो रहे थे, बढ़ तो रहे ही थे, कम नहीं हो रहे थे। 4 साल के बाद पहली बार ये कट हो रहा है। तो ये जो रेट कट किया गया है या रेट को डाउन किया गया है, इससे होगा क्या? तो इससे जहां तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अभी तक अपना के चल रहा था यूएस का फेडरल रिजर्व, उसे अब बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव स्टांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यूएसए में वो हो सके, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, जैसा मैंने कहा, ग्लोबल और इंडियन मार्केट में भी पड़ेंगे। तो अगर हम कुछ चार्ट वगैरह की हेल्प लें तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे ये ऊपर चार्ट आपको दिख रहा है फेडरल फंड टारगेट रेट, ये जुलाई 2000 से ये सितंबर 2024 तक का है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2020 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो फेडरल रेट है या फिर बेंचमार्क रेट है वो नियर टू जीरो आ गया है। देखिए ये जीरो वाला पॉइंट एकदम ये जीरो आ गया। क्यों? कोविड की वजह से। कोविड की वजह से डिमांड वगैरह एकदम खत्म हो गई थी, तो इस वजह से मार्केट सस्टेन रहे, एकदम जीरो कर दिया गया था, बहुत जीरो के पास तक कर दिया गया था। फिर कोविड वाला ये पीरियड पूरा चलता है, उसके बाद ये रेट बढ़ना शुरू हुए धीरे धीरे करके, और फिर ये रेट कुछ समय तक ऐसे, अब देखिए 2022 के बाद रेट बढ़ते ही गए, और फिर ये ऐसा यहाँ पे मोमेंटम जाके बना। और यही एक रीज़न आपने देखा होगा जी कि जब रेट यहाँ के बढ़ने लगे थे तो आपने देखा होगा कि जो फंडिंग वगैरह है इंडिया में, जो FPI वगैरह हो रहा था, वो भी धीरे धीरे जाने लगा। जो स्टार्टअप्स वगैरह को फंडिंग मिल रही थी उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये चल रहा था, और अब जा कर के 4 साल से ज़्यादा समय के बाद ये रेट 0.5% कम किया गया है। और यहाँ पे जो नीचे आप रेट देखेंगे, अमेरिका का इन्फ्लेशन का रेट आपको दिखाएगा कि जो इन्फ्लेशन है वो अमेरिका में 2022 में, आप ये अगर आंकड़ा ऐसे देखेंगे तो ये 2022 में एकदम पीक पे पहुंच चुकी थी। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 2022 के बाद से ये रेट बढ़ने लगा। अब इसका क्या रिलेशन होता है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। और उसके बाद जब रेट बढ़ने लगा तो आपने देखा कि इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे नीचे आने लगा, और उसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है बिलो 2% या 2% के आसपास वहाँ तक पहुँच रहा है, इसीलिए इसको कट किया गया है। देखिए सिंपल सी बात है, अब अगर हम किसी भी बेंचमार्क की रेट की बात कर रहे हैं, या इंडिया में जैसे रेपो रेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊं और आप उसे इम्प्लाई कर पाएँ फेडरल रिजर्व कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई के पास पैसा है। अब आरबीआई अगर ये कहे कि मैं अपना रेपो रेट ना सस्ता कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी क्या है 6.5% है, आरबीआई ने क्या कहा कि हम इसे 5.5% कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा जनरली होने की उम्मीद नहीं है, इतना 1% की कमी, लेकिन मान लीजिए ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जब बैंक लोन लेने जाएंगे ना आरबीआई से, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है, पहले उन्हें 6.5% देना पड़ता था, अब 5.5% ही देना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेंगे? सस्ते रेट पे उन्हें लोन उपलब्ध है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लेकर के आएंगे आरबीआई से कम ब्याज दर पे, और फिर उसे बाकी जो जनता है उसे
बांटेंगे लोन, और फिर अपनी भी ये जो अभी मान लीजिए लोन रेट इनकी चल रही 9%, तो उसे कम कर लेंगे, 8.25% कर लेंगे, क्योंकि वो भी सस्ते में ला रहे हैं तो उसे कम कर लेंगे। तो ऐसे होगा क्या कि जब लोन रेट सस्ती हो जाएंगी तो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई किसी को कार लेनी, किसी को घर लेना है, किसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में जब लोन सस्ते होंगे तो फिर बाकी लोग भी लोन लेने लगेंगे, तो मार्केट में पैसा आ जाता है। मतलब मार्केट जो सूखी हुई सी है उसमें पैसा आ जाएगा, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे जो डिमांड है वो बढ़ती है, बिजनेसेस बढ़ते हैं, इकॉनमी बढ़ती है। लेकिन अगर ये पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए मार्केट में तो होता क्या है, इन्फ्लेशन। मतलब कि समझिए कि एक कोई भी चीज़ है जो एक लिमिटेड सप्लाई में है, जैसे 1 किलो आलू है, लिमिटेड सप्लाई में है, तो 1 किलो ही केवल मान लीजिए वो आलू बची हुई है, और लोगों के पास अगर भर भर के पैसा है तो कोई आएगा कहेगा कि हम ये 50 रुपये में ले लेंगे आलू, कोई आएगा कि 50 रुपये छोड़ो हम 200 रुपये देंगे इस आलू के लिए, हमें दे दो, कोई आएगा कहेगा हम 500 रुपये देंगे। तो आलू की जो ओरिजिनल कीमत 50 रुपये थी वो बढ़ करके 500 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है उसे पे करने के लिए। अगर होता ही नहीं तो ये आलू की कीमत बढ़ती कैसे? तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्फ्लेशन 2022 में से पीक पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जो रेट थे बहुत ही डाउन थे, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे लोन लिया, और इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, और ये पैसा बहुत ज़्यादा आने की वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ गया। और वही आप देखेंगे कि जैसे ही फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाना शुरू किया, मतलब लोन लेना महंगा हो गया फेडरल रिजर्व से, तो बैंक भी महंगे दर पे लोन लेकर के आ रहे थे तो महंगे दर पे दे भी रहे थे। तो ऐसे में लोगों ने लोन लेना कम किया, तो जैसे लोगों के पास पैसा या मार्केट में लिक्विडिटी जिसको कहते हैं वो ख़त्म हुई, तो धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया। तो ये जो बेंचमार्क रेट होते हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं रेपो रेट, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पॉलिसी रेट इनको कहते हैं, यही आपके फैक्टर होते हैं प्रमुख, जिनसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो स्थिति होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, एक बैलेंस बना करके रखा जाता है, ग्रोथ भी होती रहे और इन्फ्लेशन की कंडीशन भी ना उत्पन्न हो। तो यही चल रहा था। अब ये स्टेबल हुआ इन्फ्लेशन, तो अब ये रेट कट किया गया फिर से, ताकि फिर से मार्केट में कुछ पैसा आए, तो इकोनॉमिक कुछ बूम आए, और उसकी वजह से अब देखेंगे कि हम इंडिया के मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूएसए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया की करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रेपो रेट है, बेंचमार्क रेट है, पॉलिसी रेट, सब एक ही तरह की चीज़ें हैं। इनके बढ़ने घटने का क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट पे, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता कम होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि यूएस इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब फेडरल रिजर्व ने इसको अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो सिंपल सी बात है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है अब वो लोअर हो जाएगी। मतलब बैंकों के पास कम ब्याज दर पे पैसा उपलब्ध होगा, वो लेकर के ज़्यादा पैसा आएंगे और फिर कम ब्याज दर पे लोगों को बांटेंगे भी। तो इससे जो कंज्यूमर या फिर जो बिजनेसेस हैं उन्हें बहुत सस्ते दर पे लोन उपलब्ध हो पाएगा, तो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। लोग जो घरेलू या फिर उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई लोन रेट सस्ता है, हम ले लेते हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। तो ये जो चीपर लोन उपलब्ध होंगे मॉर्गेज के लिए, मतलब घर खरीदने के लिए, ऑटो लोन्स के लिए, कॉर्पोरेट डेट के लिए, इससे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी बढ़ेगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और जैसे रियल एस्टेट वगैरह के क्षेत्र होते हैं ना, इनमें बहुत बूम आ जाता है, और इसी बूम की वजह से एक रिस्क भी उत्पन्न हो जाता है। जो ये इस तरह का बूम आता है कि उससे एक एसेट बबल बन जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी रिसेशन की स्थिति आती है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ग्रे सी लाइन अगर आपको दिख रही है, यहाँ पे ये ग्रे लाइन दिख रही है, ये ग्रे लाइन दिख रही है, एक हल्की सी ग्रे लाइन यहाँ भी दिख रही है, ये जो स्थिति है रिसेशन को बता रही है कि कब कब रिसेशन आया हुआ है यूएस की इकॉनमी में। तो ये ऐसे ही आता है कि जब बिजनेसेस को या फिर रियल एस्टेट में जो काम करें उनको बहुत कम रेट पे लोन उपलब्ध होता है, तो लोन ले लेते हैं और उससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटीज़ खड़ा कर देते हैं, बिजनेसेस को अपने एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन उतनी डिमांड नहीं होती है। लेकिन वो दिखाया जाता है कि हमारी जो इकॉनमी है बढ़ रही। भाई बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें लेबर भी लगेंगे, बहुत मटेरियल भी लगेंगे, तो इकॉनमी बूम तो लगेगा कि हो रहा है। लेकिन जब इनको खरीदने वाले लोग नहीं होंगे या वो लोग नहीं मिलेंगे, तो एक घोस्ट सिटी सी बनती हैं। और फिर उसके बाद जब इन लोन जो इन लोगों ने ले रखा है, ये सोचते हुए कि हम ऐसा ऐसा बना रहे हैं, बिकेंगे, फिर हम और बनाएंगे, जब ये इसे रिपे नहीं कर पाएंगे बैंकों को, तो वो फिर रिसेशन की स्थिति आती है। तो ऐसा एक रिस्क भी इससे रिलेटेड होता है कि अगर ये लंबे समय तक लो रेट इन्वायरमेंट बना रहा, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए किया फिर स्टेबल ही रहा
और नहीं कम कर रहे हैं या और कम किया फिर कुछ समय के बाद बढ़ा दिया, लेकिन लंबे समय तक अगर लो रेट बना रहा तो ये रिस्क बनता है कि रिसेशन भी आ सकता है इसकी वजह से, है ना। तो ये भी एक रहता है यूएस की इकॉनमी के लिए। तो अभी तो ये देखा जा रहा है कि इकॉनमिक ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कम रेट पे लोन उपलब्ध होगा, सभी लोग लोन ले पाएंगे। और जैसा मैंने कहा चीज़ें सारी ही रिलेटेड होती हैं। मॉर्गेज, लोग को घर लेना है तो आसानी से लोन उपलब्ध होगा, कम रेट पे होगा। गाड़ी लेनी है, कॉर्पोरेट डेट लेना है, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना है कॉर्पोरेट्स को, तो वो भी उपलब्ध हो पाएगा। तो उससे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके साथ रिस्क अटैच है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की कि इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई सिंपल सी बात है कि अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो आप कह दीजिए कि इंडिया मार्केट कैसे प्रभावित होगा। तो एक बात आपको ये समझ के रखनी होगी कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लार्जेस्ट इकॉनमी है यूएसए। तो अगर यहाँ पर कुछ भी बदलाव होगा, यहाँ रिसेशन आएगा तो पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इकोनॉमिक बूम आएगा तो उसका भी इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो इसलिए यूएसए में जो कुछ होता है, और इनके तो जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, इनके लिए तो कहा जाता है कि जब ये आते हैं अनाउंस करते हैं, अगर ये हेलो भी बोल देते, ऐसे मीम चलती हैं, हेलो भी बोल देते तो मार्केट क्रैश हो जाता है। मतलब इतना पावरफुल आप समझ के रखिए यूएस की इकॉनमी को और फेडरल रिजर्व को। तो इंडिया मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मतलब पहले भी देखें कि जब जब ऐसा हुआ है तो हमेशा इंडियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जब रेट कम हुए हैं तो हमेशा इंडिया की मार्केट में बूम ही आया है। एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे आप समझिए 1990 से 1994 या 1990-1994 में जब ऐसा हुआ था कि जब फेडरल रिजर्व ने रेट कम किए थे तो निफ्टी वगैरह 300-300% ऊपर भाग गए थे। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूएसए में रह रहा इन्वेस्टर है उसको अब बहुत कम रेट पे पैसा उपलब्ध होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कम रेट पे पैसा लेगा उधारी पे, और इसे ऐसे मार्केट में लगाएगा, जैसे इंडिया की मार्केट है ना, ऐसे मार्केट में लगाएगा जहाँ पे इसे ज़्यादा यील्ड मिलेगा। यील्ड का मतलब जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पा रहा है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल पा रहा है। तो ऐसे में वो इंडिया जैसी मार्केट में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया जैसी मार्केट्स में वो पैसा लगाते हैं। और फिर जब इंडिया जैसी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, इंडिया में पैसा आ रहा है तो इंडिया में भी इकोनॉमिक बूम होगा। यहाँ पे पैसा आ रहा है, डॉलर में आता है, रुपये में कन्वर्ट करते हैं उसे, तो फिर उससे फिर एसेट्स वगैरह जो भी उनको खरीदना है वो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। तो इससे होता क्या है कि इंडिया की इकॉनमी में भी बूम आता है। जो अलग अलग फंडिंग होती है, जैसे अभी चल रहा था कि ड्राई फेस चल रहा है फंडिंग का, फंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलने लग जाती हैं। तो वो जो स्टार्टअप्स वगैरह का जो सिस्टम होता है वो भी अच्छे तरीके से काम करने लगता है। तो ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कम रेट पे उपलब्ध है, लोन लिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो ये लोन भी चुका देंगे, फिर भी जो इन्वेस्टर होगा उसको फ़ायदा ही होता है। तो इनके लिए रहता है। इसलिए इस तरह की इंडिया जैसी जो मार्केट्स रहती हैं ना, वो बहुत फ़ायदे में रहती हैं जब भी रेट कट होता है यूएसए में। तो इक्विटी मार्केट हो गया, और जो आईटी सेक्टर्स वगैरह हैं, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वो इसमें बहुत फ़ायदा कमाते हैं जब भी यहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट बनता है। फेड रेट जब कट होते हैं तब की बात हो रही है। एफपीआई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ ही जाता है। अगर हम बात करें इंडियन रुपी पे क्या इसका इफेक्ट होगा, तो एक आपके सामने ये चार्ट सा आपको दिख रहा है, गूगल से लिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडियन रुपी की कंडीशन है अगेंस्ट डॉलर। तो आप ये देखेंगे, अब यहाँ पे ये समझ के रखिए कि जितना ऊपर रहेगा मतलब इंडियन रुपी उतना ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब आप देखेंगे तो ये 11-12 तारीख के आसपास का अगर आप देखेंगे तो ये जो रुपी है लगभग 84 रुपीज़ के आसपास टच कर रहा है। मतलब डॉलर सोचिए, पहले ये 60 रुपये के आसपास हुआ करता था 2014 से पहले या उसके आसपास, लेकिन अब ये 84 को पास कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद ये कितना ज़्यादा गिर रहा है, और आज की कंडीशन आप देखेंगे तो ये 83.5 के आसपास ये पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि जब डॉलर मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध होगा तो होगा क्या कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो इंडिया में जब आएगा तो वो क्या करेगा, रुपी लेगा, डॉलर को कन्वर्ट करके, तो डॉलर बेचा जा रहा होगा और रुपी खरीदा जा रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो रुपी की ताकत है वो बढ़ेगी और डॉलर कमज़ोर होगा, और इसकी वजह से जो रुपी हो स्ट्रांग हो। ये जो ग्राफ है जितना नीचे जाएगा समझिए रुपी उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, और ये ग्राफ जितना ऊपर जाएगा रुपया उतना ही कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये रुपी के ऊपर आने वाला इफेक्ट है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऐसा नहीं है कि यही ही होगा कि अब रुपया मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि
आरबीआई डॉलर परचेज भी करता है तो सीधे मार्केट में आता भी नहीं है, जिसका इफेक्ट ये भी पड़ सकता है कि रुपये बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, मतलब $1 में रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा नीचे, ऐसा भी हो सकता है ना जाए, एक स्टेबल पोजीशन पे बनी रह सकती है। लेकिन ये एकदम पक्की बात है कि जब मार्केट में ज़्यादा डॉलर आएगा तो डॉलर धीरे धीरे करके वो कमज़ोर ही होता है। तो ये इंडियन रुपये के ऊपर इफेक्ट है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सेम जैसे इंडियन मार्केट की बात है वैसे ग्लोबल मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि जब यहाँ पे डॉलर में फंडिंग उपलब्ध होगी कम रेट पे, तो भाई इन्वेस्टर्स जो अमेरिका के हैं वो लेंगे उसे, और उसके बाद जो हाई यील्डिंग मार्केट्स हैं जैसे एशिया के मार्केट्स हो गए, इंडिया ही नहीं चाइना में आप देखेंगे तो चाइना में भी इस समय ऐसा ही कुछ क्रंच चल रहा है एसेट बबल वगैरह का, तो वहाँ की मार्केट बहुत ऐसे ही चल रही हैं। वो तो वहाँ से खबरें ज़्यादा लीक नहीं होती हैं, इस वजह से उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। अफ्रीका की मार्केट हो गई, एशिया में इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो सकता था, अभी तो वहाँ पे बहुत ऐसा ही चल रहा है मामला, चाइना है, तो यहाँ पे की जो मार्केट्स हैं इनको बहुत फ़ायदा होगा। लैटिन अमेरिका की जो मार्केट्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसे इसी जगह पे ही पैसा लगाएंगे ना जहाँ से उन्हें ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो जो वीकर यूएस डॉलर होगा उससे होगा क्या कि जो ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगी। कैसे इफ़ेक्ट करेंगी? ऐसे समझिए कि अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में इसको समझा सकूं कि अगर आप सोचिए कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान को, है ना, एक्सपोर्ट करने का मतलब इंडिया से बाहर भेज रहे हैं सामान को, तो होगा क्या कि जब रुपया मजबूत है ना, और यूएस डॉलर क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो यहाँ से सामान जा रहा है अब वो विदेशों में महंगा होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए $1 की कीमत 80 रुपये है, ओके, या 83 रुपीज़ है। अब आगे चल करके $1 की कीमत 80 रुपये हो जाती है ना। होगा क्या कि इंडिया से सामान जो भी बाहर जा रहा होगा, मान लीजिए उसकी जो कीमत है इंडियन रुपीज़ में, अब एक्सपोर्ट होगा तो इंडियन रुपीज़ में होगा, 830 रुपये है, तब उसे खरीदने के लिए $10 देना पड़ता होगा। अगर यहाँ पे हमने पैसा इंक्रीज़ नहीं भी किया, 830 रुपये में आज भी सामान है, लेकिन अब $1 में 80 रुपये आ रहा है, तो अब ये जो सामान होगा ये $10 से महंगा होगा। तो ऐसे में जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब रुपया मजबूत होगा तो बाहर वही सामान महंगा हो जाता है। तो कहीं ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है कि अच्छा फिर तो इंडियन सामान या कोई भी ऐसा सामान होगा तो उसकी जो खरीदारी है कम हो जाएगी। हाँ, ये भी है। इंपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें फ़ायदा होता है। कैसे? सेम वही सिनेरियो, उसको उल्टा कर लीजिए कि पहले अगर हम मंगा रहे थे कोई भी सामान तो डॉलर में आ रहा था, तो अब $1 बराबर कितना था, 83 रुपीज़ था। अब $1 बराबर 80 रुपये, मतलब आपको अब अगर $10 पेमेंट करनी तो अब 800 रुपये ही पे करेंगे, पहले 830 पे कर रहे थे, तो अब इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। तो अब अगर भारत जैसे देश की बात करें तो इंपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा ही होता है एक्सपोर्ट की तुलना में, तो ये भी आपको बेनिफिट कराएगा। और सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया को रेस्पेक्ट में रख करके समझाए केवल। तो जब यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तो ऐसे में ट्रेड डायनेमिक्स बदलते हैं और उन कंट्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है जो केवल यूएस पे ट्रेड पे ही रिलाई करते हैं, मतलब यूएसए से रिलेटेड ही उनके सारे ट्रेड होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो ये भी इफेक्ट आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगा। अब ये सारी सिनेरियो आपको समझ में आ गई, तो अब आप ये बताइए कि क्या अगले महीने जो आरबीआई की एमपीसी की बैठक होने वाली है, आपको पता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया एफओएमसी होता है ना यूएस के लिए, वैसे भारत में एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें अभी टोटल 6 मेंबर्स हैं। ओके, तो ये जो 6 मेंबर्स हैं, पिछली बार जब अगस्त में हुआ था तो रेट, अभी जो हमारा रेपो रेट चल रहा है वो कितना है, 6.5% का है, तो उसके ऊपर ये बात हुई थी इसे कट करना है कि नहीं। तो 4 लोगों ने तो इसमें ये कहा था कि नहीं, रेट स्टेबल रहना चाहिए, लेकिन 2 लोगों ने ये इसके लिए नो किया था कि रेट स्टेबल जैसे चल रहा है वैसे नहीं रहना चाहिए। इसमें जो बाहर के मेंबर थे डॉक्टर आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत, उन्होंने नो कहा था, बाकी के 4 मेंबर्स ने यस कहा था कि स्टेबल ये भी रहने दो। क्या आने वाले समय में, अब जो अगले महीने होने वाला है, क्या आरबीआई भी अब रेट कट करेगा? अब ये देखने वाली बात है। जहाँ तक एक्सपर्ट्स की बात करें, आप अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं, ये हो रहा है कि हो सकता है कि आरबीआई भी रेट कट करे, और रेट कट होने का फ़ायदा फिर ऐसा ही होगा कि अगर रेट कट होगा तो फिर भारतीय मार्केट में जो एक ही समय से ये चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ इकोनॉमिक बूम देखने को मिले, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल जाता है मार्केट में, लिक्विडिटी आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आता है अगर लंबे समय तक रेट कट रहता है। तो अगर आज के समय में आप पूछेंगे कि क्या आरबीआई ऐसा करेगा,
तो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता है कि ऐसा करेगा ही करेगा, लेकिन ये उम्मीद है कि हो सकता है कि मतलब आने वाले जो अभी एमपीसी उसमें ना करे, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है दिसंबर से कुछ रेट कट देखने को मिले, क्योंकि जैसा मैंने बताया रेट कट होगा तो उससे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी जो इन्फ्लेशन है हमने देखा था, जो फूड इन्फ्लेशन है अभी थोड़ा बहुत ऊपर ही जा रहा था, फिर उसको किसी तरह मैनेज किया गया है। तो अगर अभी रेट कट हुए तो ये फूड इन्फ्लेशन पे इसका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है महंगी होंगी, जो कि आरबीआई या फिर कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है। तो ये अभी मेरे ख्याल से आने वाले जो अभी नेक्स्ट एमपीसीएस में तो नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि ये दिसंबर से स्टार्ट करे आरबीआई भी रेट कट करना। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी हमने इतनी सारी बातें करी कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कौन हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि हेलो बोलते हैं मार्केट क्रैश होता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। इनकी पिक्चर तो हो सकता है आपने देख ही ली हो, चाहे थंबनेल पे या फिर वीडियो में। तो थंबनेल और वीडियो पे पिक्चर देखने के बाद आप बताइए कौन है इनमें से जो कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पूरा निर्णय लिया गया है रेट कट का, जैसे एमपीसी में 6 होते हैं मेंबर, वैसे एफओएमसी में कुल मिलाकर के 12 मेंबर होते हैं। और ये जो रेट कट लिया गया है वो 11:1 के वोटिंग से, मतलब 11 लोगों ने कहा यस और 1 लोगों ने क्या कहा है नो, कि ऐसा रेट कट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यस 11 लोगों ने कहा था तो वो होना ही था रेट कट। तो ये थी पूरी न्यूज़। अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सारी तरह की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, जो भी लेटेस्ट अभी करंट अफेयर चल रहा है सब कुछ डिटेल में समझा रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।